पहला प्रश्न है और ये कल ही आया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सेशन चल रहा है, स्पेशल सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का अराउंड। हाँ, तो पार्लियामेंट में जो है एक स्पेशल सेशन चल रहा है और इस स्पेशल सेशन की खास बात ये है कि जो बिल मॉनसून सेशन में पास नहीं हो पाए हैं, जो डिस्कशन होने थे, ठीक है, वो डिस्कशन स्पेशल सेशन में होंगे। और ये स्पेशल सेशन अभी ऑनगोइंग है और कहाँ पर हुआ है, ये कहाँ पर शिफ्ट कर लिया है, ये भी तो पता होगा कहाँ हो रहा है। पार्लियामेंट में हो रहा है, लेकिन कौन सी वाली में हो रहा है, पुरानी वाली में, नई वाली में? नई वाली, ठीक है। अभी मेन उसका इनॉग्रेशन हो गया था पार्लियामेंट का, बट उसमें शिफ्ट अब कर लिया है सभी ने, एमपीज और जो भी राज्यसभा का चैम्बर है वो सब उन्होंने वहां पे शिफ्ट कर लिया। तो नई पार्लियामेंट जो बनी है हमारी, सेंट्रल विस्ता के नाम से भी जानते हैं हम, तो वहां पर स्पेशल सेशन चल रहा है। स्पेशल सेशन में सबसे पहला जो स्पेशल डिस्कशन हुआ है वो महिला आरक्षण को लेकर हुआ है, ठीक है। अब ये महिला आरक्षण कहाँ पर है, कितना है, क्यों है, ये तुम लोगों को जानना जरूरी है। बेटा बेसिकली क्या है, हमारे अराउंड अभी करंट में कितने हैं लोकसभा में एमपी टोटल? लोकसभा में टोटल एमपी 2019 के हिसाब से, ये 2019 के इलेक्शन के हिसाब से है ना। चलिए जी, बात कर लेते हैं महिला आरक्षण क्यों जरूरी है और क्यों इस बारे में इतनी ज्यादा इसकी नीड भी है, और इसको लेकर के बहुत ऑन गोइंग प्रोटेस्ट चलता आ रहा है सिंस 1990s के पीरियड से, जब से ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, ठीक है। तो देखो आंकड़े आप लोग लगा सकते हैं कि अभी टोटल जो है 545 एमपीज है इन द लोकसभा, ठीक है। अब इन 545 में से केवल 14% ही लड़कियां हैं, ओनली 14% ही महिलाएं हैं, और उन 14% का आप निकाल सकते हैं केवल 78 महिलाएं एमपी हैं इन द लोकसभा। राज्यसभा में फिर भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व ठीक है, लेकिन लोकसभा में तो 78% ही है। तो ये एक बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है कि महिलाओं को लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में एमएलए की जो पोजीशन है वहां पर आरक्षण दिया जाए, जिसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कोई प्रोविजन नहीं था। 33% रिजर्वेशन कहाँ पर है महिलाओं को, केवल अगर पूछा जाए तो, कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ दिया है 33% रिजर्वेशन, कहाँ पर है, पंचायत में, ठीक है। तो पंचायत में जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में 73rd अमेंडमेंट जो आया था और 74th अमेंडमेंट जो आया था इन 1992, यस, ठीक है। तो इसके तहत सिर्फ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा महिलाओं को, लेकिन लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। तो हाल ही में क्या हुआ है, मोदी गवर्नमेंट ने 1/3 33% रिजर्व सीट फॉर विमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज वाला जो महिला आरक्षण का बिल 2023 है वो पारित करा दिया गया है, और पारित हो गया है तो प्रेसिडेंट का असेंट मिलने में देरी नहीं लगेगी, ठीक है। अगर पारित हो गया तो समझो पास ही हो गया, कि अब एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें याद रखना, महिलाओं का पहले ही जो वो है प्रतिनिधित्व बहुत कम है लोकसभा में, एमएलए भी तुमने देखा होगा बहुत कम है, अगर यूपी से भी हम लगाएं तो बहुत कम महिला एमएलए हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बिल अभी पास हो गया है, ठीक है। और पास हो गया तो इसका मतलब एक्ट अब बन ही जाएगा, टाइम नहीं लगेगा एक्ट बनने में। नेक्स्ट है शांति निकेतन, जिसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सम्मिलित किया गया है, कहाँ स्थित है? मैंने बताया है शांति निकेतन के बारे में। बेटा शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए 2010 से प्रयास चल रहे हैं। 2010 में रविंद्रनाथ टैगोर जी की 150वीं जयंती मनाई गई थी, और उनकी 150वीं जयंती के बाद से ही ये कोशिश चल रही है कि उनकी जो वो धरोहर छोड़ कर गए हैं यहाँ पर शांति निकेतन, तुम लोगों को पता होना चाहिए बेटा शांति निकेतन है क्या। अच्छा सुना है तुमने शांति निकेतन, नाम सुना है?
बट तुमने ये नहीं सुना व्हाट इज शांति निकेतन, कभी सुना है? शांति निकेतन इज अ टाउन इन दिस वीरभूम, पश्चिम बंगाल में। और शांति निकेतन में जो है बेटा गुरुकुल के जैसे स्कूल्स हैं। मतलब जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनका जो शिक्षा को लेकर जो पर्सपेक्टिव था, उनका जो मतलब एक तरह का उनकी थिंकिंग थी वो अलग थी। ठीक है, वो स्कूल चार दीवारी में नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि इन द फोर वॉल्स देयर शुड नो स्कूल और एजुकेशन। फोर वॉल्स में वो नेचर के काफी करीब थे और नेचर से उनको ज्यादा लगाव होता। तो शांति निकेतन जो है इनके स्कूल खुले में चलाए जाते थे, पेड़ों के नीचे। ठीक है, चारों तरफ हरियाली है और पेड़ों के नीचे गुरुकुल की तरह नीचे बैठ के पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो वो फोर वॉल्स के बाहर सोचने के लिए कहते थे। तो वही शांति निकेतन उनके पिताजी ने उसकी नींव रखी थी, लेकिन बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उसको शांति निकेतन में कन्वर्ट कर दिया और उसमें उन्होंने एक कला भवन बनवाया। जो बच्चे आर्ट में परफॉर्म अच्छा करना चाहते हैं वो आर्ट में करें कला भवन के लिए, जो संगीत में अच्छे हैं वो संगीत में, उसके लिए संगीत भवन बनवाया। और बेटा वहीं पर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनवाई थी, मैंने नाम बताया था तुमको, कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाई थी वहां पर उन्होंने? उन्होंने हाँ विश्व भारती, वहां पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई है। कौन कौन सी? एक तो वहां पे बेटा कला भवन है, पता होना चाहिए बिकॉज क्वेश्चन भी आ जाएंगे और वैसे भी तुमको पता होना चाहिए। संगीत भवन है और विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी वहां पर बनी हुई है और ये वीरभूम पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल से अभी तक तीन वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है अकेले पश्चिम बंगाल से यूनेस्को की। एक तो सुंदरबन का डेल्टा हो गया, एक अब शांति निकेतन हो गया और एक वहां पर नेशनल पार्क है दार्जिलिंग में, उसको मिला हुआ है। नेशनल पार्क दार्जिलिंग में एक जगह है। सुंदरबन से इससे तीन हो गए हैं पश्चिम बंगाल से, और इसके साथ साथ सुंदरबन और शांति निकेतन और एक दार्जिलिंग भी है सिक्किम में, दैट इज पार्ट ऑफ पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये याद रखना है कि किसने बनवाया था, बनवाया उनके पिताजी ने था देवेंद्र नाथ टैगोर ने, बट बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसे शांति निकेतन का नाम रख दिया था और उसके साथ साथ वहां पर कुछ भवन बनवाए थे, संगीत भवन, कला भवन और विश्व भारती यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ वहां पर गुरुकुल के जैसी शिक्षा दी जाती है जैसे गुरुकुल में दी जाती है, क्योंकि वो फोर वॉल के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट थे कि फोर वॉल के अंदर शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। शिक्षा हमेशा प्रकृति के करीब होना चाहिए, प्रकृति के बिल्कुल नेचर के पास में। ठीक है, इसको याद रखना है। और इसमें एक और चीज, व्हाट एल्स हो गया। ठीक है, यही ठीक है, वीरभूम पश्चिम बंगाल याद रखना। हाल ही में किस देश ने वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है? वैगनर ग्रुप के बारे में बहुत चर्चा रही। वैगनर ग्रुप के जो चीफ है पैरागोजिन, पैरागोजिन को तुम्हें पता ही है मार गिराया, उन्होंने म्यूटनी कर दी थी, बगावत कर दी थी और उसके बाद उनका प्लेन क्रैश हो गया। तो ब्रिटेन में पीएम कौन है? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक जो है इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और इन्होंने कहा है कि वैगनर ग्रुप जो है ये एक आतंकी ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें तुम इंक्लाइनेशन देखो कि ब्रिटेन जो है या अदर जो एलाइज कंट्रीज है, वेदर इट इज जर्मनी, फ्रांस, ये सब क्या है, रशिया के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो इन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि जो ये ग्रुप था वैगनर ग्रुप, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने ये घोषित कर दिया है, ऑफिशियली घोषित कर दिया है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इट मींस क्या होगा कि अगर उस ग्रुप से इनकी कंट्री में कोई भी आता है तो वो डिटेन कर दिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। और वैगनर ग्रुप क्या है, हमने बताया है ये रशिया का प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप था जो कि रशिया की मदद करता था एक्सेशन करने में, अदर कंट्रीज को एक्सेस करने में, उनका कब्जा करने में। ठीक है, और इसी के चीफ की हाल ही में डेथ हो गई है प्लेन क्रैश से। ठीक है, और बहुत संदिग्ध रूप से उनकी डेथ हो गई है।
नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया गया? अभी हाल ही में बेटा वर्ल्ड बैम्बू डे था 8 सितंबर को। बैम्बू क्या होता है? हाँ जी, बैम्बू। बैम्बू क्या होता है? ट्री। तुम्हें अच्छा ये पता है तुमको कि बैम्बू ट्री होता है या ग्रास होता है, ये बताओ। बैम्बू इज अ ग्रास। बैम्बू ग्रास की कैटेगरी में आता है। और वाई बैम्बू डे इज सेलिब्रेटेड बिकॉज बैम्बू जो है बेटा हमारे यहाँ पे अदर कंट्रीज में भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे इकोनॉमिकली ये बहुत बेनिफिशियल है बैम्बू। ठीक है। बैम्बू से अब मैंने तुम्हें बताया था कि अंडमान निकोबार में स्ट्रॉ भी बनाए जाएंगे। जिस स्ट्रॉ से हम जूस वगैरह पीते हैं वो स्ट्रॉ अब बैम्बू से भी बनाए जाएंगे और वो इको फ्रेंडली स्ट्रॉ होंगे। तो बैम्बू जो है इसकी इकोनॉमिक कल्चरल सारी वैल्यू है। ट्राइबल्स के लिए बैम्बू वरदान की तरह है। ट्राइबल्स खाते भी हैं इसको, पता है तुम्हें? बैम्बू शूट्स जो होती है उसको पिकल भी कर किया जाता है। इट मींस इट्स काइंड ऑफ अचार भी उसका बनता है। और उसका एक वो उसे कहते हैं मुरब्बा भी बनता है। एंड इट्स काइंड ऑफ कि खाने से लेकर के घर बनाने तक सब में बैम्बू काम आता है। चाइना में खाते भी है इसको, तुमने देखा शूट खाते हैं इसकी, शूट्स। चाइनीज पीपल बनाते हैं जो बिल्कुल रॉ होता है ना, बैम्बू निकल के आता है, उसकी शूट्स जो होती हैं बिल्कुल यंग शूट जो होती है उनका वो बनाते हैं, खाना वगैरह पिकल वगैरह सब कुछ बनाते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना, बैम्बू डे 18 सितंबर को सेलिब्रेट हुआ था। अब हाल ही में आईबी साथी किसने लॉन्च किया है? देखो बेटा, इंडियन बैंक ने आईबी साथी नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द पीपल। फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने बता ही दिया है, नेट बैंकिंग सबसे ज्यादा हो रूरल एरियाज में, डिजिटल बैंकिंग यानी कि, और उसके साथ साथ बैंक में सबसे ज्यादा अकाउंट्स होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स होंगे तो क्या होगा, फाइनेंशियली उनको इंक्लूड करने में सहायता होगी। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा सकती है। हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के कौन से मंदिर को सम्मिलित किया गया है? ये बहुत बड़ा अभी डिसीजन आया है। तीन होयसाल्स टेम्पल जो कि बेटा कर्नाटका में है, तीनों तीनों कर्नाटका में होयसाल्स के टेम्पल, उनको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब इसमें क्या है, चेन्नकेश्वर मंदिर है, ये बेलूर में है। होयसालेश्वरा है, ये हेल्बिड में है, ये भी कर्नाटका में। केशवा मंदिर है सोमनाथपुर में, तीनों कर्नाटका में है और इनको हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दे दिया गया है। ठीक है। अगर हम बेटा होयसाल्स की बात करें तो होयसाल्स कर्नाटका में एक डायनेस्टी थी। ये करीबन 11 से 14 सेंचुरी तक रही है, मतलब 11th टू 14th सेंचुरी तक रही है होयसाल डायनेस्टी। और इनके अलग अलग रूलर्स ने ये मंदिर बनवाए हैं। ठीक है। और देखो, यूनेस्को जब किसी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो करती है तो क्या क्या देखता है ये? तुम्हें क्या लगता है कि यूनेस्को क्या है, क्या करता होगा? नाम मिलने से हमें क्या फायदा है? इस लिस्ट में शामिल हो गए तो हमें क्या फायदा होगा, इंडिया को क्या फायदा होगा बताओ? टूरिस्ट आएंगे और कुछ फाइनेंस, फाइनेंस, हाँ मेन चीज यही है। ठीक है। फंड आएगा उसको मेंटेन करने के लिए। जैसे ताजमहल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ताजमहल की मेंटेनेंस के लिए यूनेस्को से भी फंड आता है। ठीक है। मतलब कि आप ये अब सिर्फ इंडिया की धरोहर नहीं है, ये अब विश्व की धरोहर है। और आपको विश्व की धरोहर को मतलब एक तरह से ये विश्व की अमानत है, तो इसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें याद हो, अब से तकरीबन 10 साल पहले या 15 साल पहले एक न्यूज आई थी कि ताजमहल का कलर पीला पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा था? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। सल्फर डाइऑक्साइड वहां पे कहाँ यूज हो रहा था? तो वहां की आसपास की जो इंडस्ट्रीज है वहां पर, उसमें क्या हो रहा था, वहां पे सल्फर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रीज में। उसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन हुई। सल्फर जब गैस ऊपर जाती है, बारिश में पानी में मिलकर वो एसिड बन जाता है। ठीक है। तो जब वो एसिड रेन हुई उसकी वजह से ताजमहल का, क्योंकि पत्थर किसका बना है वो, संगमरमर। संगमरमर किसका बना होता है पता है तुम्हें? पत्थर किससे कन्वर्ट होके बनता है वो? लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन सुना है? चूना, चूना पत्थर सुना है? तो जो चूने का पत्थर होता है वो कन्वर्ट होके एक शेल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ये संगमरमर का पत्थर है। अब चूना उससे रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या होगा, रंग पीला पड़ जाएगा उसका।
तो उसका रंग पीला पड़ गया ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। और फिर यूनेस्को तक भी बात गई थी कि यू शुड इसको कंजर्व करो, कैसे भी करो। तो वो इंडस्ट्रीज शट करवा दी थी, ताजमहल के आसपास जितनी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो ये फायदा होता है यूनेस्को में हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कि वहां से फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए फंड आएगा। उसके साथ साथ टूरिस्ट भी बढ़ जाएंगे, टूरिस्ट बढ़ेंगे तो डॉलर आएगा हमारी कंट्री में, और डॉलर हमारे लिए फायदेमंद है। हम अपने डॉलर को संभाल के रखते हैं, जो हमें कहीं किसी और कंट्री से खरीदना है, डॉलर में पेमेंट करनी है, तो वी कैन यूज दैट। ठीक है, तो ये याद रखना 3 हॉय साल के टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हाल ही में ऐड हो गए हैं। ये बेटा अभी सऊदी अरब में मीटिंग चल रही है, वहां पर डिसाइड हो रहा है, डाल देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से कौन डालेगा, कौन करेगा इसको। जैसे मान लो कोई मंदिर है, फॉर इंस्टेंस किसको नहीं मिला वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग, बहुत सारी जगहें हैं, जैसे कि कांचीपुरम का मंदिर मान लो, ये वाला जो राजा राज चोल ने बनवाया था, कांचीपुरम नहीं, राजा राज चोल ने, कांचीपुरम वाला किसने बनाया, पल्लव डायनेस्टी ने। ठीक है, तो जो कांचीपुरम में मंदिर बनवाया है, कैलाश मंदिर, उसे अगर हम दिलवाना चाहें यूनेस्को का टैग, तो कौन अप्रूव करेगा, कौन जाएगा वहां पे अप्लाई करने के लिए, सोचा है कभी। अगर हमें किसी पर्टिकुलर मंदिर को यूनेस्को का टैग दिलवाना है, तो कौन जाएगा वहां पे, कौन उसका नाम देगा वहां पर, कौन देता है। वो चेक करने जब आते हैं, जब हम यहाँ से अपना नाम दे देते हैं, कौन आता है पता है तुम्हें, कौन जाता है, हमारी बेटा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के वो जाते हैं मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब ये अलग मिनिस्ट्री बन गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके जो हेड होंगे वो जाएंगे, वो सर्कुलेट करेंगे कि हाँ इसे हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिलवाना है। ठीक है, और वहां से फिर यूनेस्को की टीम आएगी, वो पर्टिकुलर उस जगह को विजिट करेगी, देखेगी कि हाँ ये सच बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे। ठीक है, उसके बाद वो टैग मिलेगा। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल हाल ही में आर्मी में शामिल की गई है। ये कैसी मिसाइल है, मिसाइल के बारे में क्वेश्चन आते रेयर है, लेकिन पूछ लिए जाते हैं कि कैसी वाली है। तो एक तो होती है बेटा एयर टू एयर, एक होती है एयर टू सरफेस, एक होती है सरफेस टू एयर। तो ये कैसी है, सरफेस टू सरफेस। सरफेस टू सरफेस मतलब कि सरफेस से ही, हाँ सरफेस से ही उसको छोड़ा जाएगा और सरफेस पे ही वो मार करेगी। अब इन ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है अभी सेना में शामिल की गई है, और ये कहाँ पर एम्प्लॉय की जाएंगी, एलओसी जो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, और एलएसी जो ये हमारी चाइना के साथ जो सीमा है, एलएसी उस पे ये लगाई जाएगी। ठीक है, इन्होंने परेशान करके रखा है, तुम्हें पता ही है। अभी अनंतनाग में हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं, उन 3 जवानों में एक पुलिस ऑफिसर है। ठीक है, और बाकी के हमारे जवान थे, वो 3 जवान शहीद हो गए हैं। टेररिस्ट कहाँ से आए थे, लश्कर ए तैयबा, पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी हाल ही में हुआ है, इसलिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसके साथ साथ अभी ये मिसाइल्स वगैरह भी हमारी सेना में शामिल की गई है। नेक्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन की गई थी, तो बेटा अभी इसकी एनिवर्सरी हुई है 19 सितंबर, यानी कि कल 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी वो साइन की गई थी, वाटर ट्रीटी। इंडस मैंने बताया सिंधु नदी, बेटा सिंधु नदी जो है उसका ज्यादा से ज्यादा भाग पाकिस्तान में है। अब सिंधु नदी के पानी को लेकर हमारे साथ विवाद चल रहा था, और इंडस वाटर ट्रीटी 1960 है, तो कौन होंगे प्रधानमंत्री उस समय, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, और इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब के साथ साइन की थी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनकी उसमें प्रधानमंत्री बनने के कुछ साल बाद ही मृत्यु हो गई वहां पे। ठीक है, तो अयूब नाम से उनके प्रधानमंत्री थे, और हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गए थे ये ट्रीटी साइन करने के लिए। बस इस ट्रीटी में हमारे लिए कुछ फायदेमंद नहीं रहा, क्योंकि बेटा इसमें 80% वाटर पाकिस्तान के पास रहेगा, 20% इंडिया के पास रहेगा, फिर भी कोई फायदा नहीं था। ठीक है, तो इनके पास सबसे ज्यादा है, सिंधु नदी का जो पार्ट है इनके पास सबसे ज्यादा है। और जो नदियां हैं जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये क्या है, उसकी इंडस की ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मतलब वे भी इंडस में जाके जुड़ जाती है। तो ये ट्रीटी साइन हुई थी, बस ऐसे ही याद रखना, क्योंकि इसकी एनिवर्सरी थी, तो एग्जाम में आई जाती हैं चीजें। ठीक है, तो दिस इज डन, याद रखना सारी चीजें इंपॉर्टेंट।